Good morning, students. I'm here for delivering a lecture on metal ligand bonding. धातु लिगेंड बंधन के बारे में हम आज बात करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि धातु लिगेंड बंधन में CFT से पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी। हालांकि वीबीटी थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में CFT से शुरू होता है, लेकिन हाँ उसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रखा है। मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या नाम है, क्या क्या कमियां होती हैं, उसमें क्या क्या कमी थी जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी। जैसे हमने बात करी कि वो जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेज हैं, उपसंयोजक यौगिक हैं, उनके कलर की व्याख्या नहीं कर सकता, उनके अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकता, और चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी कुछ हद तक करता है। कुछ कॉम्प्लेक्सेज के अंदर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि किस तरीके से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस तरीके से प्राप्त हो रही है। और भी काफ़ी सारी कमियां थी, वो सारी हमने डिस्कस करी। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, आने वाले टाइम में हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अभी हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कि व्हाट इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे बड़ी जो कमी थी, या मैं कह दूं कि उसको प्रपोज करने से पहले ही हम उसकी कमी की बात कर रहे हैं। वो कमी ये थी कि उसने ये कहा कि धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। धातु एवं लिगेंड के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? उपसंयोजक बंध होता है। जबकि इसने ये कहा कि धातु और लिगेंड के बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। और आप सब लोगों को पता है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण जो बल होता है वो बेसिकली आयनिक बंध का प्रकार होता है। तो ये इसकी बात गलत थी। बेथ एंड वॉन ब्लैक ने इसको प्रपोज किया था। मैं आपको नोट्स में सब कुछ चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को, आपको केवल आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये दोनों है। अब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है। किसकी तरफ अप्रोच करता है? मेटल की तरफ अप्रोच करता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि धातु और लिगेंड के बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण हो। ये किसने कहा था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा था कि धातु और लिगेंड के बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होना चाहिए। अब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कब होगा? जब लिगेंड के ऊपर और मेटल के ऊपर विपरीत आवेश हो। अगर देखिए लिगेंड के ऊपर और मेटल के ऊपर, दोनों के ऊपर अगर प्लस प्लस चार्ज होगा तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी प्रतिकर्षण करेंगे। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर ये माना जाता है, कि लिगेंड एक पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज होता है। लिगेंड क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज होता है। और मेटल को मानते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है इसको। कैसे? कि मेटल के ऊपर धनावेश होगा, क्योंकि आपको पता है मेरे धातु के ऊपर आवेश होता है। जैसे अपन 3D श्रेणी के जितने भी मेटल की बात करते हैं उन सब के ऊपर धनावेश होता है। जैसे मैं कहूँ स्कैंडियम पे +3 चार्ज होगा, टाइटेनियम पे +4 चार्ज होगा, वेनेडियम पे +3 भी होता है, +5 भी होता है। तो हर मेटल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि उपसंयोजक यौगिक ज़्यादातर जो बनाते हैं वो 3D 4D और 5D श्रेणी के धातु ही बनाते हैं। और उस धातु के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। और लिगेंड के ऊपर पॉइंट चार्ज, मतलब या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर होना चाहिए लोन पेयर। क्या होना चाहिए उसके ऊपर? लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके ऊपर? लोन पेयर होना चाहिए। अब लोन पेयर के ऊपर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए कैसे लोन पेयर हो सकते हैं उसके ऊपर। जैसे आप सब लोगों ने पता होगा कि या तो नेगेटिव चार्ज हो, या फिर या उसके ऊपर फिर क्या हो? लोन पेयर हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ फ्लोराइड माइनस Cl माइनस, इस तरीके से Br माइनस,
Br माइनस, H2O लोन पेयर है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है इसके ऊपर। तो किसी भी कोई भी लिगेंड जिसके ऊपर लोन पेयर होगा या फिर उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वो इसकी तरह बिहेव कर सकता है, किसकी तरह, लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। किसकी तरह बिहेव कर सकता है, लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। तो देखिए अब क्या होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और उससे क्या होगा, जब ऐसा होगा तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट होंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ऐसा किसने कहा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा। अब देखिए जितना ज़्यादा मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, उतना ही वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो देखिए अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेटल के पास में डी कक्षक भी अवेलेबल है और उन डी कक्षकों में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब लिगेंड इस धातु पे उपस्थित प्लस आवेश से तो आकर्षित होगा, परंतु धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर जो ऋणावेश होता है उससे वह क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो देयर इज अ टू इफेक्ट इन क्रिस्टल फील्ड बॉन्डिंग कि एक तो लिगेंड का ऋणावेश धातु के धनावेश से आकर्षित होता है, जिसकी वजह से उपसंयोजक बंध बनता है, परंतु क्या है कि धातु के ऊपर उपस्थित जो ऋणावेश है वो कहां पर उपस्थित होता है, वो उसके डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि धातु की, अरे जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं 3d14s2 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो डी के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के साथ में रिपल्शन करता है। अब ये रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो फिर उस धातु का लिगेंड संकुल, धातु लिगेंड संकुल का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों विपरीत प्रभावों के ऊपर क्रिस्टल फील्ड बॉन्डिंग डिपेंड करती है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात करता हूं, किस तरीके से अपन बात करेंगे। ये देखिए अब मैं आपके सामने बात करता हूं, आप देख सकते हैं ये पूरा वो है, पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये सिद्धांत धातु एवं लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध को बताता है, जो कि आयनिक प्रकृति है। जबकि मैंने कहा कि धातु और लिगेंड के बीच में उपसंयोजक बंध होता है और उपसंयोजक बंध एक सहसंयोजक बंध होता है। तो इसकी बात गलत थी कि मध्य कोई अंतरक्रिया नहीं होती, ठीक है। अंतरक्रिया का मतलब वीबीटी ने कहा था कि दोनों धातु और लिगेंड के कक्षक मिलकर के क्या करते हैं, संकरण करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि धातु के जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धातु के जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उन पर ऋणावेश होता है, और जो लिगेंड है वो धातु के ऊपर उपस्थित प्लस आवेश से, अरे देखिए धातु के अंदर कक्षकों में तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन धातु के ऊपर ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं कहूँ स्कैंडियम +3, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे स्कैंडियम +3 ये है चार्ज, जैसे मान लीजिए, या मैं कह दूँ या सपोज कीजिए अपन बात कर सकते हैं आयरन +2 की है। जैसे मैं बात करता हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, आयरन +2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टोटल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d64s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d4 या 3d54s2 या 3d44s2, इस तरीके से कुछ भी होगा। या मैं कह दूँ +3 ले लेते हैं अपन, या अगर मैं कह दूँ +3 ले लीजिए आप, तो +3 लेंगे तो कितना होगा, आयरन पे बेसिकली ज़्यादातर ऑक्सीजन स्टेट +3 सूटेबल होती है। तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि जब इसके अंदर क्या कहते हैं 26 में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 23। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा 3d3, क्या हो जाएगा 3d64s2 तो 3d54s0 हो जाएगा ना। ये देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये Fe+3 बात अपन करें तो अब आप यह देख सकते हैं कि डी में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं,
ये इलेक्ट्रॉन उस आने वाले लिगेंड के साथ में प्रतिकर्षण शो करेंगे, और जो धातु के ऊपर उपस्थित ये आवेश है +3, ये धनावेश है, ये लिगेंड के साथ उसको अपनी ओर बुलाएगा, उसको आकर्षित करेगा, और जो इस धनावेश और लिगेंड के ऊपर उपस्थित ऋणावेश है उन दोनों के बीच में जो बल होगा उसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन इसी धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी वजह से क्या होगा कि जो धातु जब किसी लिगेंड के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन अब लिगेंड के संपर्क में आने से उसके जो डी कक्षक हैं वो प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, और जो पहले उसके डी कक्षक समभ्रंश थे, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक लाइन लिखी हुई है जिसे समभ्रंश डी कक्षक भी कहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे समभ्रंश डी कक्षक लिखा हुआ है। समभ्रंश का मतलब जब लिगेंड नहीं आए थे तो जो धातु के डी कक्षक थे वो समान ऊर्जा के थे, उनकी ऊर्जा में कोई डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए उनको समभ्रंश कहा। परंतु जब लिगेंड उसकी तरफ आएगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, लिगेंड की ऋणावेश के बीच में और उस धातु की डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, और इनके जब इनकी, तो उससे क्या होगा, कुछ जो कक्षक हैं वो तो निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। देखो इसको मैं आपको अभी थोड़े से एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 5, ये कौन से कक्षक थे, 3D कक्षक। ये पांचों सेम ऊर्जा के थे, लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ तो निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे और कुछ उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे। कौन सी ऊर्जा के हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे। तो देखिए पहले पांचों के पांचों सेम ऊर्जा के थे, इसलिए इनको समभ्रंश कहा। परंतु जब ये लिगेंड के संपर्क में आएंगे तो 3 नीचे आ गए और 2 ऊपर आ गए। इसकी वजह से क्या होगा, इनकी समभ्रंशता खत्म हो जाएगी। जब सभी कक्षक समान ऊर्जा के नहीं होते हैं तो उनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब देखिए अभी मैंने आपसे ये बात नहीं करी है कि कौन से कक्षक, इनमें से 5 कक्षक है, टोटल कितने कक्षक हैं, 5D कक्षक हैं। उनमें से 3 नीचे आए हैं, 2 ऊपर गए हैं, या 2 नीचे आएंगे 3 ऊपर जाएंगे। कौन से कक्षक नीचे आएंगे, कौन से कक्षक ऊपर आएंगे, ये सब बातें हम आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर करेंगे। तो देखिए इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, आप नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप सब मेरा केवल उस पर ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर क्यों इस तरीके से होता है कि कुछ, अभी मैंने ये तो बात कर ली कि विपाटन होगा, वो क्यों होगा विपाटन, क्योंकि धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये जो डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये आने वाले लिगेंड के ऋणावेश के साथ में प्रतिकर्षण बल को महसूस करते हैं, और जब प्रतिकर्षण बल को महसूस करते हैं तो उनमें से कुछ कक्षक ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ कक्षक कम महसूस करते हैं। देखिए क्योंकि अगर सभी के सभी सेम प्रतिकर्षण महसूस करते, देखो प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो अस्थायित्व को प्राप्त करेगा, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखिए जो ज्यादा प्रतिकर्षण को महसूस करेगा उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब इस डायग्राम को देख के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2 डी कक्षक हैं ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं, ये 3 डी कक्षक कम प्रतिकर्षण। कम प्रतिकर्षण का मतलब ये नहीं कि पहले की तुलना में कम, इनसे कम, इन ऊपर वालों से कम प्रतिकर्षण को महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय गुरुत्व का नियम काम करता है। क्या काम करता है, केंद्रीय गुरुत्व का नियम एक सिद्धांत होता है, वो ये कहता है कि ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल चेंजेस, परिवर्तन नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये इधर मैंने क्या ले रखा है, इधर एनर्जी ले रखी है। जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, जितना नीचे की तरफ आएंगे उतनी एनर्जी कम होगी। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी इसके बराबर, जैसे इन 5 डी कक्षक की लिगेंड के आने से पहले इतनी एनर्जी थी, तो ये एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी परिवर्तन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ एनर्जी, ये वाले जो 3 डी कक्षक हैं ये नीचे की तरफ चले गए और कुछ ऊपर की तरफ चले गए। तो ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने कक्षक 3 मिलकर के जितना नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये देखो इस पास से नीचे की तरफ जा रहे हैं ये वाले, उतने ही 2 मिलकर के ऊपर जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां पे तीनों कक्षक मिलकर के इस लाइन से जितना नीचे जाएंगे उतना ही 2 कक्षक ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे ओवरऑल जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा,
बराबर होगा, मतलब चेंजेस बराबर रहेंगे। तो इसलिए जब इस तरीके से जो पांचों कक्षक पहले समान ऊर्जा के थे वो बट करके दो भाग में डिवाइड हो गए, जिसमें से कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा के हो गए पहले की तुलना में और कुछ कक्षक नीचे की कम हो गए। इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मतलब कि जब धातु के संपर्क में कोई भी नहीं था तो उसके डी कक्षक समान ऊर्जा के थे, परंतु जब उनके संपर्क में लिगेंड्स आए तो बॉन्ड बनाने के लिए, किसके बीच में, धातु और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने के लिए आए, तो उसने उन 5 डी कक्षकों की समभ्रंशता को खत्म कर दिया और वो क्या हो गए, उनकी समरसता खत्म हो गई और वो भिन्न भिन्न ऊर्जा की हो गई, जिसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो अगर अष्टफलकीय शंकुल बनाते हैं, अगर कोई भी धातु लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होकर के जो संकुल बनेगा वो अष्टफलकीय बन रहा है तो किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी, और चतुष्फलकीय बन रहा है तो किस प्रकार से होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी।